नमस्ते। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के उन गुमनाम नायकों की, उन रक्षकों की जिन्होंने सैकड़ों कवियों की आवाज को हमेशा के लिए खो जाने से बचा लिया। ये कहानी है एक असाधारण साहित्यिक बचाव अभियान की। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस बचाव अभियान की जरूरत पड़ी ही क्यों। ये कहानी शुरू होती है लुप्त होती कविताओं से। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? जरा सोच कर देखिए, सैकड़ों कवि जिन्होंने अपनी भावनाएं, अपने विचार, अपनी कहानियां सब कुछ शब्दों में पिरोया, और फिर उनकी आवाजें इतिहास की गहराइयों में कहीं खो गईं। आखिर वो गईं कहाँ? देखिए, उस समय की कल्पना कीजिए जब प्रिंटिंग प्रेस आम नहीं थे। तब कविता या तो जुबानी तौर पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती थी या फिर हाथ से लिखी पांडुलिपियों में सहेजी जाती थी। इसका मतलब बस एक पीढ़ी की चूक और सैकड़ों कवियों की मेहनत, उनकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो सकती थी। लेकिन यहीं हमारी कहानी में एंट्री होती है साहित्य के संरक्षकों की। ये वो लोग थे जिन्होंने इस अनमोल विरासत को बचाने का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया। तो इस साहित्यिक बचाव मिशन में जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण नाम आता है, वो है कृष्णनंद व्यासदेव का। कह सकते हैं कि उन्होंने ही इस परंपरा की नींव रखी थी। उन्होंने राग साग्रोद्भव राग कल्पद्रुम नाम का एक बहुत बड़ा ग्रंथ तैयार किया। ये बात है विक्रम संवत 1900 के आसपास की, और उनका पूरा फोकस था कृष्ण भक्ति में डूबे कवियों की रचनाओं को एक जगह पर लाना। अपने आप में ये एक जबरदस्त कोशिश थी। और इस काम का स्केल देखिए, 200 से ज्यादा कवि, सिर्फ एक संकलन में 200 से भी ज्यादा कवियों की कविताओं को सहेज लिया गया। ये कमाल का प्रयास था जिसने आने वाले समय के लिए एक मिसाल कायम कर दी। पर ये कोशिश यहीं पर रुकी नहीं। कृष्णानंद व्यास देव के बाद सरदार कवि ने इस मशाल को आगे बढ़ाया, और ये इस बात का सबूत था कि ये कोई एक बार का काम नहीं, बल्कि एक आंदोलन की शुरुआत थी। ठीक 4 साल बाद विक्रम संवत 1904 में सरदार कवि ने श्रृंगार संग्रह तैयार किया। इसमें 125 कवियों की रचनाएं तो थी ही, लेकिन इसकी सबसे खास बात ये थी कि इसमें कविता के जो अलग अलग अंग होते हैं उन पर भी बहुत विस्तार से चर्चा की गई थी। तो ये सिर्फ कविताओं का कलेक्शन नहीं रहा, बल्कि काव्यशास्त्र का एक जरूरी दस्तावेज भी बन गया। अच्छा, जैसे जैसे ये परंपरा आगे बढ़ी, संकलन करने वालों ने एक और बहुत जरूरी काम शुरू किया। उन्होंने खास इलाकों के कवियों को खोजना शुरू किया, जिससे कि जो लोकल साहित्यिक परंपराएं थीं उन्हें बचाया जा सके। इसके दो सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। एक तरफ बुंदेलखंड में ठाकुर प्रसाद ने रस चंद्रोदय के जरिए वहां के लोकल कवियों की आवाज को सहेजा, तो दूसरी तरफ राजस्थान में देवी प्रसाद मुंसिफ ने कवि रत्नमाला में न सिर्फ कवियों की रचनाओं को बल्कि उनकी जीवनियों को भी जगह दी। मतलब ये जो संरक्षण का काम था अब और भी ज्यादा फोकस्ड और गहरा होता जा रहा था। रस चंद्रोदय के बारे में ये एक लाइन ही अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। इस संकलन में बुंदेलखंड के 242 कवियों का परिचय और उनकी कविताएं शामिल थीं। सोचिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये तो एक पूरे के पूरे क्षेत्र का साहित्यिक नक्शा था। 242, ये नंबर ये दिखाता है कि ठाकुर प्रसाद ने कितना बड़ा काम किया था। उन्होंने एक तरह से अकेले ही बुंदेलखंड की साहित्यिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा दिया। जब हम इन सारी कोशिशों को एक साथ देखते हैं तो इनका जो पैमाना है ना, वो सच में हैरान कर देता है। देखिए, रस चंद्रोदय में 242 कवि, राग साग्रोद्भव में 200 से ज्यादा और दिग्विजय भूखंड में 192 कवि। ये सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, ये बताती हैं कि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा संगठित साहित्यिक बचाव अभियान था जो दशकों तक चला। तो जैसा हमने देखा, ये कोई अलग अलग की गई कोशिशें नहीं थी, ये तो दशकों तक चली एक बड़ी परंपरा का हिस्सा थी, जहां कई विद्वानों ने हिंदी कविता को बचाने के लिए अपना जीवन लगा दिया। इस परंपरा में और भी कई नाम जुड़ते हैं, जैसे गोकुल प्रसाद का दिग्विजय भूखंड, जिसमें 192 कवि शामिल थे, या फिर महेश दत्त का भाषण काव्य संग्रह, और देवी प्रसाद मुंसिफ का काम तो हम देख ही चुके हैं, जिन्होंने राजस्थानी साहित्य को एक नई पहचान दी। ये सब एक ही मिशन का हिस्सा थे। ये जो टाइमलाइन है, ये हमें इस संरक्षण के पूरे युग का एक साफ नजरिया देती है। विक्रम संवत 1900 से लेकर 1968 तक, यानी लगभग 70 सालों के दौरान इन विद्वानों ने लगातार काम किया, सिर्फ ये पक्का करने के लिए कि ये साहित्यिक खजाना कहीं खो न जाए।
तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस सब का महत्व क्या है? ये विरासत हमारे लिए मायने क्यों रखती है? देखिए, इसका महत्व बहुत गहरा है। इन संकलनों की वजह से ही आज हमारे पास सैकड़ों ऐसे कवियों की रचनाएं हैं जो शायद हमेशा के लिए गुम हो जाती। इन्होंने न सिर्फ बुंदेलखंड और राजस्थान जैसी जगहों की अनोखी क्षेत्रीय आवाजों को बचाया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हिंदी साहित्य के अध्ययन की एक बहुत मजबूत नींव भी रखी। ये एक अनमोल ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। क्योंकि विरासत का मतलब सिर्फ पुरानी किताबें नहीं होता। विरासत का मतलब है अतीत की वो जिंदा आवाजें और कहानियां जो हमारे आज को बनाती हैं, उसे आकार देती हैं। और इन संकलनकर्ताओं ने हमें वो ही अनमोल विरासत सौंपी है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है, जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। जिस तरह उन विद्वानों ने अपने समय के साधनों का इस्तेमाल करके साहित्य को बचाया, वैसे ही आज के इस डिजिटल युग में हम अपनी साहित्यिक विरासत को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं।